ठीक है, ये सब हो गया था। ये सब हुआ था कि नहीं? कितने कृषक, क्या है, मंडी और उप मंडी कितने कितने है बताया था? इतने, सॉरी इतना और इतना। ठीक, उप मंडी कितना है 121 और मंडी कितना है 69। ठीक है, इसको याद रखना, ये कई बार एग्जाम में आता है। मतलब आपका देखो एसआई में पूछा गया 2022 का क्वेश्चन है, सीजीपीएससी व्यापम सब में पूछ देते हैं इसको। कृषक क्लब पूछा जाएगा तो कितना बताना है? 700 बताना है अभी वर्तमान में। ये सब क्वेश्चन को देखना, ग्रुप में डला है नहीं पीडीएफ? नहीं डला है, चलो डल जाएगा, है ना। जो जो नहीं डला क्या डल गया क्वेश्चन नहीं डला? हाँ ठीक है, इसको मैं बोल दूंगा या फिर आप लोग जाकर बोल देंगे, वहाँ डाल देंगे। ठीक, आप लोग डेली आते हैं ना, आते हैं कि नहीं? डेली बोलना चाहिए। ठीक है, ये सबको देखना, ये हमेशा वैसा का वैसा ही रहता है ना, जैसे यहाँ पर लिखा है ना, जितना भी डेटा ये लिखा हुआ है लगभग लगभग वैसे ही रहता है। थोड़ा बहुत चेंज हमको देखने को मिलता है। जैसे आदर्श मंडी 4-5 साल से हम लोग पढ़ रहे हैं, इतना ही है। पूर्ण जैविक जिला इतना ही है, 4-5 साल से देख रहे हैं। तो ये सबको आपको क्या करना है, एक बार याद करना है और हमेशा के लिए याद रहेगा। ठीक है ना। तो हल्के में नहीं लेना है सर, ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ऐसा टाइप को नहीं सोचना है। राशन कार्ड की संख्या चलो थोड़ी बहुत बदलती है, बढ़ते जाती है ना। और इसमें जैसे कि धान उपार्जन केंद्र कभी कभी बढ़ जाता है, लेकिन अभी तो फिक्स है, इतना ही है। उप मंडी पहले कम पड़ते थे, ठीक है, 119 पड़ते थे, ऐसा कुछ है, 118 था जहां तक, अभी 121 हो चुका है। 121 भी याद रखना है। ये हो गया था ना, देख लो। वानिकी फसल है ना, कितना कितना उत्पादन हुआ सबको देख लेना। ठीक है, ये हुआ था। वन वृत्त देख लेना कहाँ कहाँ पे 6 तो है, संख्या याद रखना, 6 है, 9 है, 34 है, 3 है ना, संख्या को याद रखना। और इसमें क्या बचा, कैंपा, कैंपा परियोजना के अंतर्गत कौन कौन सा वन मंडल शामिल है, तो ये सबको याद रखना होगा। चलो बाकी इधर का देख लेना। सिंचाई हम लोग देखे थे, सिंचाई को बताया था ना, सिंचाई से क्वेश्चन आता है, ध्यान रखना, सिंचाई से क्वेश्चन बनता है, पिछले साल पूछा गया था, इसको अच्छे से याद रखना। कुल जो क्षेत्र है, कुल बोया गया क्षेत्र कितना प्रतिशत, 38% क्षेत्र क्या है, संचित क्षेत्र है। मतलब कि उतने लाख हेक्टेयर क्षेत्रफल में क्या होता है, सिंचाई होता है। मतलब कि क्या है, ये सभी स्रोतों से सिंचित क्षेत्र उतना लाख हेक्टेयर है, इतना लाख हेक्टेयर। ठीक है, कितना लाख है, 21.52 लाख हेक्टेयर में, तो इतना प्रतिशत है कुल क्षेत्र का, इतना प्रतिशत। और ये निरा आएगा, शुद्ध आएगा, तो फिर इसको लेना है। अभी तक के मतलब 2000 से लेकर के 2022 तक कितना क्षेत्रफल में वृद्धि हो चुकी है, 8.24 लाख हेक्टेयर में वृद्धि हुई है। इसको बताया था, है ना, ये क्वेश्चन को ध्यान देना, अच्छा क्वेश्चन था ये। इसमें कुछ आपको मैं बोला था कि भारत में मतलब छत्तीसगढ़ में हम लोग क्या देखे थे, पहला सबसे ज्यादा किसमें होता है, नहर, फिर नलकूप, फिर कौन सा आंसर रहेगा इसका? ठीक है, भारत में देख लेना, नहर है कि नलकूप है, क्या है, बोला था ना, देख के आना आपके लिए। ठीक, इसको मैं बताया था, छत्तीसगढ़ में सिंचाई सुविधा किस जिले में अधिक है, जांजगीर चांपा में। ठीक है, जांजगीर चांपा में नहर है, इसलिए सबसे कम आएगा तो क्या लेना है, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा, दंतेवाड़ा। ये क्वेश्चन है, पूछा गया, ठीक है, देख लेना। तो हो सकता है फिर से रिपीट हो जाए, तो इसमें याद रखना 8 वृहद परियोजना है,
38 क्या है, मध्यम है, और लघु से परियोजना कितना है, 2477। इसको याद रखना होगा आप लोगों को। इंडियन ज्योग्राफी में भी इसको हम लोग देखेंगे, लेकिन आपको इसको पहले से याद रखना है कि कौन कौन सा फसल किस में आता है। ठीक है, तो कम से कम आप रबी को याद रखो, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर। ठीक है, गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, इसको एकदम रट के याद रखना। ये याद रहेगा। जायद फसल तो याद रहता ही है, सब्जियां, ककड़ी, खीरा, ऐसे तरबूज, खरबूज टाइप जो भी आएगा सब जायद में आता है। खरीफ याद नहीं है, अगर ये याद है तो बाकी बचा हुआ किस में डाल देना है, खरीफ में डाल देना। ठीक है, तो गेहूं, चना, ज्वार, बाजरा, सरसों, तुअर, मटर, इतना को याद रखना, बाकी इसको बन जाएगा। ये देख लो क्या क्या आता है खरीफ फसल में। आदर्श मंडी, पूर्ण जैविक जिला बता चुका हूँ कौन कौन सा है। अब दोनों में कंफ्यूज नहीं होना कि सर आदर्श मंडी ये है और ये पूर्ण जैविक जिला है ना। पूर्ण जैविक जिला में क्या बताया था, हाँ ये मतलब गरियाबंद रहेगा, और बाकी यहाँ पर बस्तर संभाग के 5 जिले हैं, नारायणपुर, बीजापुर, दंतेवाड़ा और सुकमा। ठीक है, नीचे में जो कोंटे में ऐसे पड़े हैं ना वही सब है, और एक किसको ले लिया गया है, गरियाबंद को। आदर्श मंडी के बारे में बात किया जाएगा तो राजनांदगांव, सीधा यहाँ से उठाना, मुंगेली, कबीरधाम, राजनांदगांव, ठीक 3 हुआ। फिर धमतरी में चले जाना, धमतरी और कुरुद, ऐसे। चलो यहाँ तक ये हो चुका था, ये हो चुका है ना पूरा ये तो। अब अगला हमको क्या देखना है, विद्युत पढ़ना है। विद्युत है और खनिज है। ठीक, इसमें कौन कौन सा रहेगा, विद्युत, खनिज, उद्योग सब इसमें आता है। तो अगर अभी आपको एग्जाम देना है तो ये सबको याद रखना है। फिलहाल तो इसको तो याद रखना ही है, बदलता नहीं है ज्यादा। ठीक है, इस बार थोड़ा चेंज हुआ है, बाकी हमेशा क्या रहता है, विद्युत का सेम रहता है। तो अगर अभी एग्जाम देना है तो फिर सबको अच्छे से याद रखना पड़ेगा, जैसे ये सब है। और एग्जाम नहीं देना तो सिर्फ कॉन्सेप्ट को समझते जाना, क्योंकि आगे ये सब चीज काम आएगा। छत्तीसगढ़ में कितने ताप विद्युत गृह है, कितने जल विद्युत गृह है, ये सब याद रहेगा फिर। देखो विद्युत उत्पादन, ठीक है, हमारे छत्तीसगढ़ का विद्युत उत्पादन क्षमता, छत्तीसगढ़ का मैं बोल रहा हूं, मतलब कि किसका, छत्तीसगढ़ ताप विद्युत, मतलब कि ये मंडल का, कौन सा मंडल का, मंडल मतलब क्या मंडल, विद्युत मंडल। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य का जो विद्युत मंडल है उसका उत्पादन क्षमता कितना है, 1360। ये कितना था अभी वर्तमान में कितना है, इतना है। ठीक है, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का CSPGCL कह सकते हो। ठीक है, उसका उत्पादन क्षमता वर्तमान में कितना है, इतना है, 2978.70 मेगावाट। इसको याद रखना। पहले कितना था, इतना था पहले, मतलब कि जब हमारा छत्तीसगढ़ राज्य का गठन हुआ था। छत्तीसगढ़ राज्य गठन कब हुआ था, 1 नवंबर सन 2000 को हुआ था ना। तो लगभग 12-15 दिन बाद फिर इस विद्युत मंडल गठन किया गया था। तो 15 नवंबर सन 2000 को क्या किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन किया गया। उस समय इसका उत्पादन क्षमता कितना था, 1360 मेगावाट। ठीक है, एक बार इसका डेट को देख लेते हैं, 15 नवंबर ही है कि नहीं, देखो 15 नवंबर को। ठीक है, कब किया गया था, हाँ, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल गठन कब किया गया था, 15 नवंबर को हुआ था। 1 दिसंबर 2000 से इसमें उत्पादन, मतलब इसमें कार्यशील ये हुआ। तो जब मंडल का गठन किया गया था, छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत मंडल का जब गठन किया गया था, उस समय इसका विद्युत उत्पादन क्षमता कितना था, 1360 मेगावाट। और अभी वर्तमान में पूछा जाएगा छत्तीसगढ़ में विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो क्या बोलोगे। ठीक है, यहाँ पर अक्टूबर 2021 लिखे, इसको काट दो, है ना, डायरेक्ट उसको याद रखना। वर्तमान में कितना है, तो 2978.70 मेगावाट। अब इसमें कुछ क्या होगा, ताप विद्युत होगा, कुछ जल विद्युत होगा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट, कुछ थर्मल पावर प्लांट होगा, कुछ हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट होगा, और कुछ भी हो सकते हैं। जैसे कि पहले हम लोग सह उत्पादन पढ़ते थे,
जो कि अभी बंद हो चुका है वर्तमान में, है ना। सह उत्पादन मतलब कि कवर्धा में एक शुगर फैक्ट्री है कि नहीं, कौन सा है, भोरम, है ना, भोरम देव सहकारी शक्कर कारखाना है ना। तो वहाँ पर क्या होता था, विद्युत उत्पादन होता था 6 मेगावाट का। अब इसको क्या कर दिया गया है, बंद कर, मतलब कि इस डेट इसमें हमको नहीं इस बार मिला है, मतलब कि क्या हो चुका होगा, बंद हो चुका होगा, या तो किसी और के अधीन चला गया होगा। तो अभी हमको क्या देखने को मिलता है, ताप विद्युत और क्या, जल विद्युत। इन दोनों के माध्यम से हमारे छत्तीसगढ़ में विद्युत का उत्पादन होता है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रोडक्शन होता है। और अभी वर्तमान में कितना हो रहा है, इतने, ठीक, 2978.70 मेगावाट। देखो अब 2011 की जनगणना के आधार पर गांव की संख्या हमारे छत्तीसगढ़ में इतनी थी, और सभी गांव में अभी तक क्या हो चुका है, विद्युत का कनेक्शन पहुंच चुका है, ठीक है। सभी गांव में क्या हो चुका है, विद्युत का कनेक्शन पहुंच चुका है, मतलब कि विद्युतीकृत गांवों की संख्या कितना हो चुका है, हाँ 19,567, मतलब कि 100% क्या हो चुका है, विद्युतीकरण हो चुका है। यहां से क्वेश्चन कभी नहीं बना है, तो इसको याद रखने की जरूरत नहीं है, ठीक है। मतलब कि अविद्युतीकृत गांव की संख्या कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा, ठीक है, 0 हो जाएगा। चलो ये क्या दिया हुआ है, केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व देश के समस्त विद्युत केंद्र ताप विद्युत गृहों में चतुर्थ स्थान प्राप्त किया है। छोड़ दो इसको, कोई काम को नहीं, देखो इसको, विद्युत उत्पादन क्षमता, मैं क्या बोल रहा हूं कि एक तो क्या रहेगा, ताप विद्युत, और क्या रहेगा, जल विद्युत रहेगा। अब इन दोनों को आपको याद रखना पड़ेगा। थर्मल पावर प्लांट के माध्यम से विद्युत का उत्पादन कितना होता है, तो 2840, मतलब कि 2840 मेगावाट होता है, ठीक है, इसको याद रखना पड़ेगा। मतलब कि यहाँ पर जितने भी पावर प्लांट आपको दिख रहे हैं, थर्मल पावर प्लांट, इन सब के माध्यम से उत्पादन होता है, ठीक है। ये सब किसका है, छत्तीसगढ़ ताप विद्युत मंडल का है, मतलब कि CSPGCL का है, ठीक है। तो इसमें किसके माध्यम से होता है, ताप विद्युत के माध्यम से। ये जो भी है ताप विद्युत गृह है, ये थर्मल पावर प्लांट है, जिसमें से ये कोरबा पूर्व विद्युत गृह क्रमांक 2 और गृह क्रमांक 3, ये दोनों क्या कर दिया गया है, बंद कर दिया गया है, ठीक है। डीकमीशनिंग लिखा हुआ है ना, इसका मतलब क्या है, बंद हो चुका है। पहले चालू था, अब क्या हो चुका है, ये बंद हो चुका है। अभी वर्तमान में देखा है तो सिर्फ इतना ये चल रहे हैं, इनके माध्यम से क्या हो रहा है, विद्युत का उत्पादन हो रहा है। अब इसमें कौन कौन सा है, एक है डॉक्टर श्यामा प्रसाद ताप विद्युत गृह कोरबा पूर्व, ठीक है, याद रखना इसको। कितना है इसका उत्पादन क्षमता, 500 मेगावाट, ठीक है। अब एग्जाम में ऐसा भी पूछा जाता है कि इसमें कितना यूनिट लगा हुआ है, इसमें कितना यूनिट लगा हुआ है, 2 यूनिट लगा हुआ है, और कितने मेगावाट का लगा हुआ है, 250 मेगावाट का 2 यूनिट लगा हुआ है, जिसके माध्यम से 500 मेगावाट का क्या होता है, यहाँ पर विद्युत उत्पादन क्षमता, मतलब विद्युत उत्पादन होता है, ठीक है। इसी प्रकार से यहाँ पर एक और क्या है, हसदेव ताप विद्युत गृह कोरबा पश्चिम, इसमें कितने यूनिट लगा हुआ है, 4 यूनिट लगा हुआ है, और कितना उत्पादन होता है यहाँ से, मतलब एक एक यूनिट से 210, तो कुल मिलाकर कितना उत्पादन हुआ, 840 मेगावाट का। कहां से, हसदेव ताप विद्युत गृह से होता है, ठीक है। अब इसको आप लोग कैसे भी करो, लेकिन ट्रिक बना के याद रखना, मैच द कॉलम में पूछा जाएगा, ठीक है। यहाँ पर दे दिया है, चारों को दे दिया, और वहां उधर चारों को दे दिया, और बोला जाएगा मैच द कॉलम में से, तो वहां पे क्या होगा, कंफ्यूजन होगा। मड़वा तेंदु भाठा का देखो सबसे ज्यादा है, कितना है, 1000 मेगावाट है, ठीक है। यहाँ पर 2 यूनिट लगा हुआ है, कितना मेगावाट का, 500 मेगावाट का लगा हुआ है। मड़वा तेंदु भाठा ये कहाँ है, जांजगीर चांपा में। बाकी ये तीनों कहाँ था, कोरबा में। समझ आया है ना। इसी को एक और नाम है, बताओ, मड़वा तेंदु भाठा का मैं कुछ और नाम बताया था जिला दर्शन में, बताओ क्या नाम था, डॉक्टर अटल बिहारी वाजपेयी थी क्या, अटल बिहारी वाजपेयी ना, ठीक है। तो इसको और याद रखना,
अगर ये मड़वा तेंदु भाठा ना दिया रहेगा तो क्या दिया रहेगा? अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह ऐसे दिया रहेगा, वाजपेयी। ठीक है, ताप विद्युत गृह इस प्रकार से लिखा रहेगा। तो एग्जाम में डायरेक्ट पूछा जाता है कि मड़वा तेंदु भाठा ताप विद्युत गृह या फिर अटल बिहारी वाजपेयी ताप विद्युत गृह का उत्पादन क्षमता कितना है। ठीक है, विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, तो कितना है? 1000 मेगावाट है। ठीक है, और ये सबसे ज्यादा है, ध्यान रखना इसमें, इन सब में। कोरबा पश्चिम विस्तार इसका कितना है? 500 मेगावाट। ठीक है, सिर्फ 1 यूनिट लगा हुआ है, 500 मेगावाट का वहां से उत्पादन होता है। तो सबको जोड़ दोगे तो कितना आएगा? कितना आएगा? 2840। ठीक है, 2840 मेगावाट का उत्पादन किसके माध्यम से होता है? ताप विद्युत के माध्यम से होता है। अब बाकी यहाँ पर बचा है क्या? जल विद्युत। ये सभी जल विद्युत, हाइड्रोइलेक्ट्रिक पावर प्लांट लगा हुआ है। जल विद्युत के माध्यम से कितना होता है? हाँ, 138.70 मेगावाट। ठीक, इतना उत्पादन होता है। अब इसमें देखो क्या क्या है, एक मिनिम आता है। ठीक है, कहाँ है ये? कोरबा में है ना, जिसको और क्या बोलते हैं? हसदो बांगो बांध के नाम से जानते हैं ना। तो मिनिम आता है, यहाँ से उत्पादन कितना होता है? 120 मेगावाट का। अब इसमें कितना कितना यूनिट लगा हो ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है ना, इसमें बस याद रखना कितना होता है? 120 मेगावाट। गंगरेल में कितना होता है? 10 मेगावाट। सीकासार में कितना होता है? 7 मेगावाट। ठीक है, सीकासार है गरियाबंद में, गंगरेल है धमतरी में, ये कहाँ था? कोरबा में। लघु जल विद्युत गृह ये भी कहाँ है? कोरबा में। मतलब कि ये और ये कहाँ है? कोरबा में है, ये धमतरी में और ये गरियाबंद में। ठीक है, सीकासार से कितना? 7 मेगावाट, गंगरेल से 10 मेगावाट, 120 मेगावाट मिनिम आता है। और 1.70 मेगावाट कितना कहाँ से? लघु जल विद्युत गृह कोरबा पश्चिम से होता है। तो ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, इसको पहले भी मैं कई बार बता चुका हूँ, डैम वगैरह पढ़ाया हूँ तो, है ना, तो वहां पर याद है तब तो ठीक है, नहीं तो फिर यहाँ पर याद रखना होगा और इसको भी याद रखना होगा। ठीक है, विद्युत से अगर क्वेश्चन बनता है तो अच्छा क्वेश्चन बनता है इन सबसे, किसका उत्पादन क्षमता कितना है। और क्वेश्चन बन जाता है कि कुल विद्युत उत्पादन क्षमता हमारे छत्तीसगढ़ का कितना है ना, छत्तीसगढ़ राज्य का ताप विद्युत मंडल का कितना है, या फिर CSPGCL का कितना है, ऐसे पूछ देगा। तो ताप विद्युत का कितना है? इतना। जल विद्युत कितना? कुल उत्पादन इतना। ऐसे देखो, ऐसा पूछा हुआ क्वेश्चन है, कितना है? 138.7 मेगावाट। अब देखो दूसरा क्वेश्चन ज्यादातर बनने की संभावना रहता है। एक तो यहां से क्वेश्चन बन सकता है, कुल उपभोक्ता, कुल कंज्यूमर, इलेक्ट्रिसिटी जो कंज्यूम करते हैं कितने हैं हमारे छत्तीसगढ़ में, उपभोक्ता कितने हैं? तो 61.53 लाख, 61.53 लाख विद्युत उपभोक्ता हैं। अब इसमें अलग अलग प्रकार के लोग आते हैं, जैसे कि कुछ घरेलू रहता है, घरेलू मतलब कि सभी घर में विद्युत लगा हुआ है ना, तो उनकी संख्या ज्यादा है। छत्तीसगढ़ में देखोगे तो बहुत सारे घर है ना, तो घरों की संख्या ज्यादा है, तो वहां पर क्या है? घरेलू जो विद्युत उपभोक्ता है, कंज्यूमर है, वो क्या है? ज्यादा है। कितना है? 54% है। ठीक है, समझे? इसका मतलब है ना, विद्युत को उपभोग करने वाले जितने भी हैं, जो लोग हैं, उपभोक्ता लिखा हुआ है, उपभोक्ता, इसमें सबसे ज्यादा कौन है? घरेलू है। ठीक है, सबसे कम क्या है? औद्योगिक श्रेणी। ठीक है, इंडस्ट्री बहुत कम है, इंडस्ट्री है छत्तीसगढ़ में है, जितना होना चाहिए उतना है, लेकिन अगर इससे कंपेयर करोगे घरेलू से तो कम है कि नहीं, ना, संख्या उसकी कम है, तो कम है। लेकिन अगर देखोगे सबसे ज्यादा कंज्यूम कौन करता है, इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कौन करता है, खपत कौन करता है, तो कौन करता है? औद्योगिक। इनकी संख्या कम थी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी खपत करने में, उपभोग करने में आगे हैं वो। ठीक है, बहुत ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी खपत कर देते हैं, मतलब कि लगभग 40% कहाँ चले जाता है? उद्योग में चला जाता है। ठीक है, तो ये दोनों को याद रखना, किसको किसको? घरेलू और किसको? औद्योगिक श्रेणी को। ठीक है, चलो ऐसे यहाँ पर देख लो, BPL परिवार का 26%। अब यहाँ से प्रश्न क्वेश्चन ज्यादातर नहीं बनता है, बस आपको क्या याद रखना है? घरेलू क्या रहता है? सबसे ज्यादा है। इसमें उपभोक्ता में, उपभोग करने वाले में क्या है? उद्योग सबसे ज्यादा उपभोग करता है। ठीक है, ये दो चीज याद रखो, बाकी यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना और नहीं है। और किसको याद रखना है? कुल उपभोक्ताओं की संख्या कितनी है, ये याद रखना है। और पिछले आर्थिक सर्वेक्षण के कंपैरिजन में अभी देखोगे तो कितना प्रतिशत बढ़ा है?
1.82% क्या हुआ है, बढ़ा है, ठीक है, वृद्धि हुआ है। तो अगर पूछा जाएगा तो ये भी हो सकता है क्वेश्चन पूछ दिया जाए, मतलब कि इसको अगर हम बात करेंगे तो ये क्या था, मतलब ये अभी बढ़ा हुआ है, कितना बढ़ा है, 1.82% बढ़ा है। अब देखो वितरण हानि आता है ना, वितरण हानि क्या बोलेंगे इसको, डिस्ट्रीब्यूशन लॉस, विद्युत वितरण हानि। इलेक्ट्रिसिटी कहीं से जनरेट होता है कि नहीं, और उसको फिर क्या करते हैं, ट्रांसफार्मर के माध्यम से स्टेप अप या फिर स्टेप डाउन करते हैं, फिर दूसरी जगह में ट्रांसमिट करते हैं ना। तो उसमें क्या होता है, हानि होता है, विद्युत वितरण हानि होता है। अब जैसे आपके घर के पास मानचल ट्रांसफार्मर लगा हुआ है, तो वहां तक इलेक्ट्रिसिटी आया, फिर उसको स्टेप डाउन या स्टेप अप करके क्या करना है, घर में पहुंचाना है, सभी घर में उसको डिस्ट्रीब्यूट कर दे रहे हैं। तो यहाँ पर हो क्या रहा है कि विद्युत जब वितरण कर रहे हैं, बांट रहे हैं अपन अलग अलग घर में, तो वहां पर कुछ ना कुछ लॉस होता है, ठीक है, वहां पर भी लॉस होगा, जहां पे जनरेट होता है वहां पर भी कुछ लॉस होगा। मतलब कुल मिलाकर के थोड़ा 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 क्या होता जाता है, लॉस होता है। जितना विद्युत को उत्पादन करेंगे उतना पूरा का पूरा क्या होगा, नहीं आएगा, कुछ ना कुछ क्या हो जाएगा, लॉस होगा। तो पहले जो लॉस हो रहा था वो कितना था, 31.5% था, ठीक, कब, 2009-10 में। लेकिन वर्तमान में अगर देखा जाए तो कितना होता है, 16.14%, ठीक है, इसको याद रखना, एग्जाम में कई बार आता है ये, ठीक है। विद्युत वितरण हानि वर्तमान में कितना है पूछा है, क्या बोलोगे, 16.16% है, ठीक है। बताओ क्या होगा इसका आंसर, राज्य की स्वयं की विद्युत उत्पादन क्षमता कितना है, कितना है, 29 है ना। कुल विद्युतीकृत गांव की संख्या, ऐसे गांव जहां पर विद्युत कनेक्शन पहुंच चुका है, हाँ ठीक है, यहाँ लिखा भी है नीचे, हाँ 30 यूनिट, ठीक है, इसको डायरेक्ट याद रखना। बीपीएल परिवार को कितना यूनिट बिजली फ्री में मिलती है, मुफ्त में मिलती है, 30 यूनिट। डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ताप विद्युत गृह का उत्पादन, है ना, उत्पादन कितना होता है यहाँ से, 500 मेगावाट। और क्या था, हसदेव हसदेव ताप विद्युत गृह में 840 मेगावाट। और हमारे जांजगीर चांपा में क्या था, मड़वा तेंदु भाटा ताप विद्युत गृह, है ना, अटल बिहारी वाजपेयी, 1000 मेगावाट, ठीक। ये जो देखे है ना, ताप विद्युत और क्या, जल विद्युत, है ना, इतना होता है किसका, ताप विद्युत से इतना होता है क्या, जल विद्युत से, कुल इतना होता है। इसमें अगर परसेंटेज में अगर देखोगे तो 95.34% किसका रहता है, ताप विद्युत का, है ना, थर्मल पावर प्लांट का। और मात्र 4.66 किसका रहेगा, जल विद्युत का रहेगा, ठीक है। ये दोनों को नोट कर लेना। प्रथम ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना कोरबा पूर्व, ठीक है, 1958 में इसको किया गया था, जापान के सहयोग से किया गया था। और प्रथम जल विद्युत पूछा जाएगा तो रुद्री पिकअप वियर 1990 में, ठीक है, वर्तमान में इसमें उत्पादन नहीं होता है, बंद हो चुका है। हो गया।
देखो ऐसा क्वेश्चन बना हुआ है। क्या रहेगा, मड़वा तेंदुभाटा में कितना यूनिट लगा हुआ है? 2 यूनिट। कितना कितना मेगावाट का? 500 मेगावाट का। ठीक है, टोटल उत्पादन कितना मड़वा तेंदुभाटा में? 1000। इसका आंसर क्या था? नहीं वो नहीं है, वो दूसरा क्वेश्चन है वो। ठीक है, इसका ये जहां तक सेकंड स्थान है। ठीक है, रुको इसका आंसर चेक करने दो। इसमें देखो छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड CSPGCL के बारे में बात कर रहा है। किसके बारे में बात कर रही है? छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड के बारे में बात किया जा रहा है। इसको कौन से स्थान प्राप्त हुआ ऐसा पूछा जा रहा है ना। केंद्रीय विद्युत प्राधिकरण नई दिल्ली की रिपोर्ट के अनुसार छत्तीसगढ़ स्टेट पावर जनरेशन कंपनी लिमिटेड को कौन से स्थान मिला था, तो इसको देखते हैं। ये शायद दूसरा स्थान है ये। हाँ, ये कौन सा स्थान है? दूसरा है ये। हो गया। अब देखो यहां से क्या शुरू हो जा रहा है। अच्छा, यहां से इधर से होगा। देखो यहां से हम लोग क्या शुरू हो रहा है? खनन उत्खनन, मतलब कि खनिज शुरू होने जा रहा है। विद्युत हो गया ना, विद्युत यहाँ से मतलब उतने में कंप्लीट हो गया। अब देखो यहाँ पर सकल घरेलू उत्पाद में, मतलब कि छत्तीसगढ़ के GSDP में खनन एवं उत्खनन का हिस्सा क्या अनुमानित है? हाँ ठीक है, ये इतना है। हम लोग क्या देखे थे? बताओ यहाँ कृषि का कितना है? 15 है कि 16% है? 15 पॉइंट कितना है? 32। छत्तीसगढ़ के GSDP में कृषि क्षेत्र का क्या था? योगदान था। ठीक है, योगदान है, कंट्रीब्यूशन है। किसका है ये? कृषि का है। ठीक है, उद्योग का कितना था? 50। सेवा का 31.19। इसको आप लोग इंडिया में देखना। ठीक है, इंडिया में देखोगे तो सेवा का ज्यादा रहता है, सर्विस सेक्टर क्या रहता है? ज्यादा रहता है। भारत का अगर इकोनॉमिक सर्वे आप लोग पढ़ोगे ना तो वहां पे इंडिया का क्या रहता है? ज्यादा रहता है। लेकिन भारत की इकोनॉमिक सर्वे से क्वेश्चन वगैरह ज्यादा नहीं बनता है। कभी कभार इंडियन बजट से एक काठा क्वेश्चन ऐसे पूछा गया है। ठीक, जैसे कि आपका वहां से पूछा गया था, ये रेलवे के लिए कितना प्रावधान किया गया है ना, ऐसे टाइप से क्वेश्चन पूछा जाता है। तो उसको अपन देख लेंगे बाद में कभी। तो देखो ये क्या हुआ, ऐसा कुछ है। ये उद्योग से अगर हम किसको निकाल देते हैं? खनन उत्खनन को निकाल देते हैं। कितना प्रतिशत निकालना है? 10 हाँ 52% को निकालेंगे ऐसे, मान को चलो इतना ऐसे निकाल दिए। इसको हम किस में डाल दिए? कृषि में। ठीक है, ये 10.52% को निकाल कृषि में डाल दिए। अब यहाँ पर हमको क्या देखने को मिलता है कि ये बन जाता है, किस क्या बन जाता है? ये प्राथमिक बन जाएगा। ठीक है, प्राइमरी बन जाएगा, प्राथमिक क्षेत्र बन जाएगा। ये क्या बन जाता है ना, सेकेंडरी सेक्टर बन जाएगा ये। और ये क्या बन जाएगा? टर्सरी सेक्टर बन जाएगा। ठीक, ऐसा होता है प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक क्षेत्र। ये तो फिलहाल तो ये इतना ही रहता है, इसमें ऐसा कोई चेंजेस देखने को नहीं मिलता है ना। यहाँ पर हम खनन उत्खनन को निकाले, किस में डाले? कृषि में। तब ये क्या बन गया? प्राथमिक बन गया। ऐसा कुछ है, इसको याद रखना। ठीक, एग्जाम में कई बार पूछा गया है कि प्राथमिक सेक्टर में, मतलब प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल नहीं किया जाता। 1 मिनट नहीं, द्वितीय क्षेत्र में
किसको शामिल नहीं करते? हाँ, खनन उत्खनन को शामिल नहीं करते, ऐसा आता है। ठीक है, प्राथमिक क्षेत्र में किसको शामिल करते हैं? तो खनन उत्खनन को शामिल करते हैं। इसमें द्वितीय क्षेत्र मतलब कि द्वितीय क्षेत्र में खनन उत्खनन को शामिल नहीं करते हैं। ठीक, ऐसा प्रश्न बना हुआ है। ठीक है, ये सब देखे। अगर हमसे पूछा जाएगा क्या योगदान में, योगदान में सबसे ज्यादा किसका? विनिर्माण का, है ना। सबसे कम किसका? छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी के योगदान में सबसे कम योगदान किसका रहता है? भंडारण का। सबसे ज्यादा योगदान किसका? विनिर्माण का। इनका वृद्धि दर पूछा जाएगा तो सबसे ज्यादा वृद्धि दर किसका है? निर्माण का। सबसे कम वृद्धि दर किसका है? रेलवे का। ठीक है, इसको मैं पढ़ा चुका हूं, याद है कि नहीं? सभी थे ना क्लास में? विनिर्माण मतलब कि आपका क्या मैन्युफैक्चरिंग। अब इसको नहीं नहीं, दोनों अलग होता है। आपको उसका डेफिनेशन बताना पड़ेगा। ठीक है, मैं डेफिनेशन लिख के रखा हूं, है ना, लेकिन मैं आपको समझाने में थोड़ा सा लगेगा। रुको, देखो, विनिर्माण में उपभोक्ता के लिए पूर्व निर्मित भागों या कच्चे माल का उपयोग करके एक पूर्ण उत्पाद तैयार करना शामिल है। ठीक है, लिखना चाहो तो लिख लो इसको। जबकि निर्माण में घटक भागों का निर्माण किया जाता है। निर्माण में देखो क्या होता है, कोई एक पार्ट्स बनाया जाता है, कोई भी वस्तु, कोई भी सामान हमको बनाना है ना, तो उसका क्या करेंगे अपन? एक पार्ट को भी बना देंगे, उसके सिंपल पार्ट्स। मान चलो कि मोबाइल बनाना है, मोबाइल की बैटरी बना दोगे। ठीक, कोई एक कंपनी है, मान कर चलो एक एक्सिट ऐसे कुछ एक कंपनी आता है ना, तो क्या करते हैं? सिर्फ बैटरी बनाता है, तो पूरा सामान नहीं बना रहा है वो। क्या कर रहा है? वो एक भाग को बना दे रहा है। ठीक है, कोई एक घटक को बना रहा है, तो इसको हम क्या बोलते हैं? निर्माण बोलेंगे। और विनिर्माण में क्या रहेगा? पहले से, हाँ, पहले से जो सामान बना हुआ है, मान चलो छोटा छोटा पार्ट्स बना हुआ है, उसको मिला जुला के क्या कर देगा? वो एक पूरा मोबाइल बना दे, मतलब ये पूरा क्या कर देगा? वो कोई वस्तु बना दिया जाएगा। समझ में आया ना? तो विनिर्माण में क्या होता है? कच्चे भागों या फिर पूर्व निर्मित भागों को मिला करके एक पूरा का पूरा क्या कर देना? कोई भी एक वस्तु बना देना। मान के चल हम मोबाइल बनाना है, तो पूरा पूरा मोबाइल किससे कहाँ किस में आएगा? ये अलग अलग भाग है ना, इसका बैटरी हो गया, इसका और जो भी भाग है सबको मिलाकर क्या बना दिया अपन? मोबाइल। तो किस में आ गया? और सिर्फ मान कर चलो मोबाइल के लिए एक पार्ट्स बनाना है, मान कर चलो हमको इसका क्या बनाना है? बैटरी बनाना है इसका। समझ आया ना? चलो, इसलिए मैं आपको बोला था एक बार इसको देख लेना है। इंडियन इकोनॉमी में इन सब कॉन्सेप्ट को पढ़ा जाता है। ठीक है, हाँ नहीं, वो ऐसा रहता है ना। वो सबको क्या है, कॉन्सेप्ट को पहले से समझे रहोगे तब यहाँ पर फटाफट छत्तीसगढ़ के इकोनॉमिक सर में वो सब चीज़ को पढ़ा जाता है। अब आप बोलोगे सर छत्तीसगढ़ इकोनॉमिक सर में पूरा इंडियन इकोनॉमिक समझा, तो पॉसिबल नहीं है ना। समझ आया ना? चलो, अब देखो यहाँ पर क्या है, खनन तथा उत्खनन, मतलब कि खनिज क्षेत्र का छत्तीसगढ़ के जीएसडीपी में योगदान कितना देखे हैं? 10.52%। देखे कि नहीं? इसका योगदान, इसका वृद्धि दर कितना है? 7.35%। ठीक है, खनन उत्खनन को देख लेना, ये सबको देख लेना, और कम कौन सा है, ज्यादा कौन सा है, ये सबको देख लेना। अब हो सकता है कि इस बार जैसे कि क्वेश्चन बने, तो ये एक बढ़िया क्वेश्चन ये बन सकता है, तो जो खनन उत्खनन है इसका जो वृद्धि दर है, इसका जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक कब थी? नेगेटिव कब चला गया था? कब गया था? 19-20 में। ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो ये क्या है, खनिज क्षेत्र का जो वृद्धि दर है वो ऋणात्मक कब थी? तो क्या बोलोगे? 2019
2019-20 में, ठीक है। अभी हम लोग किसका देख रहे हैं, 2023-24 का देख रहे हैं, ठीक है। जबकि ऋणात्मक कब गया था पूछा है, क्या बोलोगे, 2019-20, ठीक। कितना ऋणात्मक चला गया था, -2.18%। अब देखो छत्तीसगढ़ के राजस्व में, ठीक है, छत्तीसगढ़ का जो रेवेन्यू प्राप्त होता है उसमें खनिज का योगदान कितना है, 27%, ठीक है। तो इसको याद रखना, एग्जाम में ये आया है कई बार। अब कुल कितना आय प्राप्त हुआ, मतलब कि 2022-23 की जो खनिज, अब 2022-23 को क्यों देख रहे हैं, 2023-24 को क्यों नहीं देख रहे हैं, बताओ। 2023-24 को क्यों नहीं पढ़ रहे हैं हम लोग, 2022-23 को क्यों पढ़ रहे हैं, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तुरंत डेटा हमारे पास नहीं आता है, ठीक है, 1 साल 2 साल बाद हमको मिलता है। तो अभी जैसे कि 2023-24 में जो भी उत्पादन खनन वगैरह हो रहा है वो 2 साल बाद हमको मिलेगा, उसको हम क्या करेंगे, 2 साल बाद, उसका लगभग 1-2 साल बाद उसके बारे में पढ़ेंगे। तो 2022-23 में जो भी खनिज से हमको रेवेन्यू वगैरह प्राप्त हुआ था, खनिज आय जो प्राप्त हुआ था, उसको अभी हम पढ़ रहे हैं। और कितना प्राप्त हुआ था, इतना, ठीक है, 12,941.52 करोड़ रुपए, ठीक। किसमें है ये, करोड़ में है, ठीक है, याद रखना। 12,941 कितना है, 32 करोड़ है। अब इसमें भी देखो क्या क्या है, एक मुख्य खनिज आता है और दूसरा क्या आता है, गौड़ खनिज आता है, ठीक है। दोनों में अंतर समझते हो, क्या है। अभी समझाता हूँ, ठीक है, क्या होता है दोनों को। मुख्य खनिज से हमको जो आय प्राप्त हुआ है, कितना हुआ है, 8,279.65 करोड़ रुपए, ठीक, इतना प्राप्त हुआ है। जबकि यहाँ पर गौड़ खनिज से कितना प्राप्त हुआ है, 246.72 करोड़ रुपए। इसके अलावा कुछ कुछ चीजें और है जहां से हमको आय प्राप्त होता है, लेकिन ये सबको अभी नहीं देखना है, सबको काउंट नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे कि गौड़ खनिज से, रेत से जो भी खनिज प्राप्त, मतलब कि जो भी राजस्व प्राप्त होता है, रेत को भी क्या करते हैं, रेत से भी रेत, नदी से रेत निकाल के सरकार क्या करते हैं, बेचती है ना, तो वहां से भी राजस्व प्राप्त होता है। अर्थदंड वगैरह, चालान वगैरह कट गया है ना, तो वहां से भी राजस्व किसको प्राप्त होता है, राज्य को प्राप्त होता है। अर्थदंड और कुछ कुछ पॉइंट और है, ये सबसे है। विविध प्राप्तियां और कुछ कुछ चीजों से प्राप्त होती है, नीलामी वगैरह कर दिया था कुछ कुछ राष्ट्रीय भवन वगैरह सबको, तो वहां से भी कुछ आय प्राप्त होता है। तो ये सबको भी याद नहीं रखना है, ठीक है। हल्का हल्का दिख रहा है, लेकिन इसीलिए मैं इसको ऐसे लाइट कलर में कर दी हूँ, याद नहीं रखना है बोल के। हमको किसको इसको याद रखना है, मुख्य खनिज और किसको, गौड़ खनिज को याद रखना पड़ेगा। कुल को याद रखना कितना है, 12,941.52 करोड़ रुपए। समझ आया ना, ठीक। छत्तीसगढ़ सरकार को टोटल कितना आय प्राप्त होता है, सिर्फ खनिज से उतना देखें, लेकिन कुल आय अगर देखा जाए तो बताओ। ये अभी हम लोग पढ़ेंगे, ठीक है। खनिज, सरकार को पैसा कहां से प्राप्त होता है, पैसा कहां कहां पे खर्च करती है सरकार, कितना करोड़, ठीक है, इतना करोड़, कितना करोड़, 1,21,500.73 करोड़ रुपए। ये क्या है, कुल आय की प्राप्ति है, और वो कुल आय का व्यय है। इसको फिलहाल मैं अगले क्लास में समझाऊंगा। तो इसी में खनिज का कितना योगदान है,
हाँ, उसमें क्या लिखा था, कुल राजस्व प्राप्ति में, ठीक है, कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज का कितना योगदान है? ये राज्य का राजस्व कितना है? कितना है? चल इसको तो बाद में देखेंगे, छोड़ो अभी इसको, वहां पे चलो पहले। ठीक है, तो ये समझ आया कितना आय प्राप्त होता है छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज से? क्लियर हुआ इतना? ये हमेशा बदलता रहता है, तो अभी जिसको एग्जाम देना है वो याद रखो, इसको याद रखो और दोनों को याद रखो, जिसको नहीं देना है वो याद मत रखो। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, छत्तीसगढ़ के राजस्व प्राप्ति में खनिज का योगदान कितना है? 27%। छत्तीसगढ़ राज्य का जो राजस्व उनको मिलता है वहां पर दिखाया ना अभी मैं, उसमें छत्तीसगढ़ मतलब खनिज का योगदान कितना है? 27% है। ठीक, अब इसमें देखो 2022-23 में भारत में उत्पादित खनिज के मूल्य में छत्तीसगढ़ का योगदान 15.07% है। इसका मतलब समझाओ। भारत सरकार सभी देश से क्या करती है? भारत सरकार को जो राजस्व प्राप्त हो रहा है, खनिज से राजस्व प्राप्त हो रहा है, सभी राज्यों से तो उसको राजस्व प्राप्त होता है ना, ऐसा नहीं कि सिर्फ छत्तीसगढ़ देता होगा, है कि नहीं? तो भारत सरकार को जितना राजस्व प्राप्त होता है खनिज से, जितना भी उसको पैसा प्राप्त होता है, जितना भी मूल्य प्राप्त होता है, उसमें सिर्फ हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 15% है। ठीक है, मतलब कि उसका जितना खनिज राजस्व है पूरे भारत में, जितना भी खनिज राजस्व है उसका 15% हमारे छत्तीसगढ़ से आता है कि नहीं? ठीक है, बाकी कहाँ से? अदर स्टेट से। ठीक, तो इसको ध्यान में रखना, ये लगभग इतना ही रहता है, 15.7 है, 15.6 हो जाएगा, 15.8 हो जाएगा, ये हल्का फुल्का बदलता रहता है, लेकिन लगभग हमेशा क्या रहता है? ये 15 रहता है। ठीक है, तो इसको याद रखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसको हम क्या बोल देंगे? उत्पादन मूल्य बोल देंगे। ठीक है, वही चीज यहां पर फिर लिखा हुआ है, 2022-23 में छत्तीसगढ़ को खनिज से प्राप्त राजस्व कितना है? 12,940.32 करोड़ रुपए। ठीक है, तो इसको ध्यान में रख, याद रखना, मतलब इसको ध्यान रखना, एग्जाम में आ सकता है। चलो देखो, इसमें कुछ और समझाने लायक अभी आएगा ना, रुको ना। है ना, देखो इसको तो फिलहाल मेन मिनरल्स बोलेंगे, गौड़ खनिज को एक बार सर्च करके देखो, इसको इंग्लिश में क्या बोलते हैं। हाँ, और कोई स्पेशल नाम नहीं है उसका? ठीक है, तो वो प्राइमरी और ये सेकेंडरी। देखो समझो इसको, वैसा खनिज, कैसा खनिज? हाँ नहीं, जिसका वैल्यू ज़्यादा है। ठीक है, जिसका क्या है? मूल्य ज़्यादा है, भले वो मिले या मत मिले। ठीक है, जैसे सोना, हाँ मेजर और माइनर कह सकते हैं। ठीक है, ज़्यादा सही है। तो देखो यहाँ पे मुख्य खनिज में सोना भी आ रहा है, भले सोना कम मिलता है कि नहीं, लेकिन सोना भी आ रहा है। तो जिसका मूल्य ज़्यादा है, जिसका उत्पादन मूल्य ज़्यादा है, वो सबको हम क्या कहते हैं? मुख्य खनिज कहते हैं। ठीक है, तो कोयला है, लौह अयस्क है, बॉक्साइट है, डोलोमाइट है, टीन है, हीरा है, ये सभी क्या कहलाता है? मुख्य खनिज कहलाता है। अब गौड़ खनिज क्या कहलाता है? गौड़ खनिज किसको बोलेंगे? जैसे कि कोरंडम मिलता है दंतेवाड़ा, और सॉरी दंतेवाड़ा नहीं, सुकमा और बीजापुर। ठीक है, सुकमा और बीजापुर में क्या मिलता है? कोरंडम मिलता है। ग्रेनाइट, ठीक है, ये गरियाबंद वाले क्षेत्र में मिलता है और कुछ कुछ जगह क्षेत्र में मिलता है ग्रेनाइट। फर्सी पत्थर मिलता है। ठीक है, ये सबका वैल्यू ज्यादा नहीं है। मिट्टी, मुरूम, रेत, क्वार्ट्ज, फायर क्ले, ये सभी क्या चीज है? गौड़ खनिज है, सेकेंडरी मिनरल्स कहेंगे इसको। ये सबको उतना ज्यादा वैल्यू नहीं रहता है, वैल्यू किसका ज्यादा रहता है? मुख्य खनिज का रहता है। उत्पादन मूल्य पूछाएगा तो मुख्य खनिज का ज्यादा रहता है। ठीक, उसमें लिखा है कि नहीं? नहीं लिखा था ना? हाँ ठीक है, लिख लो इसको।
तो बताओ इसका आंसर क्या होगा? कौन सा खनिज मुख्य प्रमुख खनिज नहीं है? ग्रेनाइट। ठीक, पूछा हुआ क्वेश्चन है तो और कभी बन सकता है, इसको याद रख लेना। कम से कम मुख्य खनिज को याद रखना, कोयला, लौह, इसका बॉक्साइट, डोलोमाइट, टीन, हीरा, स्वर्ण, ये सबको। और बाकी जो सस्ता सस्ता खनिज रहेगा ये सब इसमें आ जाएगा, है ना। मिट्टी, मुरुम, रेत, ये सबको याद रखना। ठीक, अब हुआ क्लियर? क्या हुआ? बताओ इसका आंसर क्या होगा? देखो यही सब चीज बताया हूं मैं। अब मुख्य खनिज और गौण खनिज, ये दो खनिज देखे हैं, है कि नहीं। मुख्य खनिज से जो हमारे छत्तीसगढ़ सरकार को आय प्राप्त होता है वो कितना प्रतिशत है? 97%। अब मात्र 3% कहाँ से? गौण खनिज से। ठीक है, इसके बारे में लोग बात भी नहीं करते, पता भी नहीं चलता। गांव में कोई आदमी ट्रैक्टर उठा कर लेकर जाएगा, रेत निकाल खुद घर बनवा देगा। ठीक होता है कि नहीं? ट्रैक्टर सॉरी रेत की चोरी होता है, सुने हो कि नहीं? गांव में होता है, नदी किनारे किसी घर रहता है तो रेत की चोरी करते हैं ना। तो रेत की चोरी क्यों बोला जा रहा है? रेत तो फ्री मिल रहा है ना, नदी में है, तो अच्छी बात है, सोचना चाहिए लोगों को। नदी और गहरा होते जा रहा है लेकिन ऐसा नहीं है, उसके लिए भी परमिशन लेना पड़ता है कि नहीं। तो गौण खनिज मात्र कितना प्रतिशत? 3% गौण खनिज से आय प्राप्त होता है, और 97% कहाँ से? मुख्य खनिज से राज्य को आय प्राप्त होता है। ठीक है, ये दोनों को परसेंटेज याद रखना है। 27% क्या था? छत्तीसगढ़ सरकार को खनिज से राजस्व प्राप्त होता है कि नहीं। ये चीज अपन देख लिया है। ठीक है, 27। राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में खनिज राजस्व का हिस्सा कितना प्रतिशत? इतना प्रतिशत। ठीक है, इसमें देखो तो वो वहां पर राजस्व प्राप्ति में राज्य का राजस्व कितना लिखा है? 52। और कितना है? सबसे पीछे जाओ, राजस्व प्राप्ति में राज्य का राजस्व प्राप्ति लिखा होगा 56 लिखा है। कितना है? 56,200। और कुछ नहीं? अच्छा 200 ऐसे का है, इतना ही। इसका 27% निकाला तो $15,000। तो इसमें से कुछ पैसा आपका किसका है बताऊं? मतलब इसका है लगभग 13,000 इसका है, और कुछ कुछ चीजें होंगी, सबको मिलाकर लगभग कितना होता होगा? 15,000। मतलब ये जो 27 जो प्रतिशत हमको मिल रहे हैं ना, वो वहां पर कितना था? जो राज्य से प्राप्त राजस्व है उसका 27% क्या चीज है? मैं बोला था खनिज से प्राप्त होता है ना। तो वही चीज है। ऐसे परसेंट चाहो तो निकाल सकते हो याद रखने के लिए, बाकी उतना जरूरी नहीं है। तो छत्तीसगढ़ राज्य के कुल राजस्व प्राप्ति में, ठीक है, किसका? छत्तीसगढ़ राज्य का कुल राजस्व प्राप्ति, इसमें खनिज का राजस्व कितना प्रतिशत? 27% हिस्सा है। गौड़ खनिज का उत्पादन मूल्य 246, इतना ही है, 246.72 करोड़ रुपए। देखो यहाँ पे इसको अब इसको दो प्रकार से देते हैं ना।
एक तो भंडारण देखते हैं, भंडारण, ठीक है। रिजर्व देखते हैं कितना वहां पर आयरन ओर का रिजर्व है या फिर कोल रिजर्व है, वो सब देखते हैं। जैसे कोयला के बारे में बात करेंगे तो पूरे भारत देश का 17.93% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ में है, ठीक है। भारत का 17.93% कोयला कहाँ है? छत्तीसगढ़ में है, ठीक। इसमें अगर देखेंगे पूरे भारत का 19.76% कोयला हमारे छत्तीसगढ़ से उत्पादन होता है कि नहीं? ठीक है, लगभग 20% है ना, लगभग 20% है। मतलब कि देखोगे तो 1/5 जो कोयला है कहाँ से उत्पादन होता है? छत्तीसगढ़ से। हो रहा है कि नहीं हो रहा है? लगभग ऐसे ही है। तो ऐसे भी क्वेश्चन पूछा गया है ना, याद रखना, चाहे ये रहे तो चाहे वैसे। यहाँ पर हम लोहे के बारे में बात करेंगे, लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे। तो जैसे यहाँ पर उत्पादन मूल्य के बारे में बात कर रहे हैं ना, इसको भी आपको मैं समझाता हूँ क्या है ये 2 पॉइंट समझ में आया कि छत्तीसगढ़ में जो कोयला का भंडारण है वो पूरे भारत देश से कितना प्रतिशत है? इतना, ठीक है, 17.93। ये हमेशा थोड़ा बहुत बदलते रहता है, ये लगभग वैसे ही रहता है। क्या रहेगा? भंडारण तो लगभग वैसे ही रहेगा जब तक नया कोई खदान वगैरह के बारे में पता नहीं चलेगा तब तक। और बाकी ये बदलते रहता है, थोड़ा थोड़ा हमेशा कुछ न कुछ चेंजेस इसमें देखने को मिलते हैं। तो छत्तीसगढ़ से उत्पादन कितना प्रतिशत है यहाँ पर लिखा हुआ है। देश के खनिज मूल्य में योगदान कोयले का यहाँ पर अभी नहीं बताया गया है। बाकी लौह अयस्क के बारे में बात करेंगे तो लौह अयस्क का भंडारण हमारे भारत देश का कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में है? 21.60% है। उत्पादन बोलेंगे, प्रोडक्शन बोलेंगे तो कितना होता है? 15.90% उत्पादन होता है छत्तीसगढ़ से। मतलब पूरे भारत देश का 15%, लगभग 16% लौह अयस्क का उत्पादन कहाँ से हो रहा है? हमारे छत्तीसगढ़ से हो रहा है, ठीक है। खनिज मूल्य में योगदान, भारत सरकार को लौह अयस्क से जो खनिज मूल्य प्राप्त होता होगा, जो पैसा प्राप्त होता होगा, जो राजस्व प्राप्त होता है, उसमें छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है? 21% है, ठीक है। अलग अलग राज्य है जो क्या करता है, आयरन और वहां से प्रोडक्शन होता है, तो आयरन और के माध्यम से जो पैसा मिलता है उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना प्रतिशत रहता है? 21%, ठीक है। देखोगे तो अच्छा खासा प्रतिशत है, मतलब कि ये भी लगभग देखोगे तो क्या है, 1/5 के आसपास है ना। 1/4 कैसे हो जाए? हाँ, थोड़ा सा और बढ़ा दे तो 1/4 हो जाए, 25 अगर हो जाए तो मतलब 25% हो जाए तो 1/4 हो जाएगा। लेकिन देखोगे तो 1/5 से भी थोड़ा ज्यादा हमारे छत्तीसगढ़ क्या करता है? योगदान दे रहा है। इसी प्रकार से चूना पत्थर में देखेंगे तो कितना है भंडारण? 5.31। उत्पादन देखेंगे तो 11.08। खनिज मूल्य में, देश के खनिज मूल्य में योगदान, ये तीनों में आपको अंतर समझ में आ रहा है ना। इसका मतलब क्या है? खनिज मूल्य में योगदान समझ आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब है सरकार का जो खनिज से पैसा प्राप्त होता है उस पैसे में योगदान पूछा जा रहा है। तो हमारे छत्तीसगढ़ का इतना प्रतिशत है कि नहीं? भले उत्पादन कितना भी हो, इससे कोई मतलब नहीं, उत्पादन कितना भी हो, भंडारण कितना भी हो, वो तो ठीक है, लेकिन सरकार को जो मूल्य प्राप्त होता है, खनिज से जो पैसा प्राप्त होता है, उसमें कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान, मतलब छत्तीसगढ़ का योगदान है, तो इतना प्रतिशत है, ठीक है। चूना पत्थर का हुआ। बॉक्साइट का कितना? 4.46% भंडारण है, 4.43% क्या है? उत्पादन होता है, 4.37% क्या है? खनिज मूल्य में योगदान। 3 एग्जाम में पूछा गया था, मतलब पूछा तो ये सब जाता है, मतलब कि आपको कोयला भी पूछा जाएगा, कई बार पूछा गया। कोयला और लोहा तो एकदम बहुत फेवरेट है सीजीपीएससी का, ठीक है। और उसके अलावा फिर किसका पूछ देता है ये? टीन को। 3 इसलिए पूछा जाता है, 35% है ना, 35.60% हमारे छत्तीसगढ़ में टीन का भंडारण है। टीन का जो अयस्क है, जो ओर है, उन सबका भंडारण हमारे छत्तीसगढ़ में कितना है? 35%। पूरे भारत का 35% हमारे छत्तीसगढ़ में टीन का भंडारण है, लेकिन उत्पादन 100% होता है, ठीक है। एग्जाम में इसको पूछा गया है। हमारा देश में सिर्फ छत्तीसगढ़ ही एक ऐसा राज्य है जो कि क्या करता है? टीन का उत्पादन करता है, ठीक है। टीन का प्रोडक्शन करने वाला एकमात्र हमारे छत्तीसगढ़ राज्य है, और कोई दूसरा राज्य नहीं जो क्या करे? टीन का उत्पादन करे, ठीक। तो याद रखना। तो जब हम पूरा का पूरा उत्पादन कर रहे हैं तो खनिज मूल्य में, मतलब कि टीन के खनिज मूल्य में योगदान भी क्या रहेगा? हमारा ही रहेगा। मतलब कि 100% योगदान हमारा क्या रहता है? टीन के खनिज मूल्य में।
और ये मैं आपको पहले भी समझा चुका हूँ। 15.07% भारत मतलब भारत को जो राजस्व प्राप्त होता है खनिज से, उसमें हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान है। ठीक है, मतलब खनिज के उत्पादन मूल्य में हमारे छत्तीसगढ़ का योगदान कितना है, उतना है। समझ आया ना? 3 बज गया। अगला कौन सा क्लास है आप लोगों का? नहीं है, छुट्टी है आज? अच्छा 5:30 पे, अभी 3 से था। कौन सा क्लास था? सीसेट का। और कितना कितना बचा सीसेट में? क्या क्या बचा है? लैंग्वेज हो गया? हो गया ना? हाँ ठीक, उसके लिए एकदम डरना नहीं है ना आपको, सीसेट के लिए एकदम डरते हुए नहीं रहना है। उसके लिए डर हो गया तो फिर इधर ये मेन पेपर बिगड़ जाएगा, है ना? ये चीज़ एकदम सही मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि उसमें लाना रहता है मात्र 33% या फिर 23% जनरल मतलब कैटेगरी है तो मतलब आपको ज़्यादा से ज़्यादा 50-60 नंबर ले हो जाता है। ठीक है, तो उसमें बहुत लोग मैं देखते रहता हूँ कि हाँ 145-146 नंबर तक खींचे हैं। क्या मतलब? अब जिसका ठीक है, अब डर रहता है तो डर ही डर में अब हमको ये नहीं करना है कि पहला पेपर को छोड़ दें, दूसरे पेपर को ही पढ़ें। लास्ट में लोग क्या करते हैं, ऐसे ही करते हैं। बहुत लोगों को मैं देखता हूँ साल भर क्या करेंगे, मस्त जीएस को पढ़ेंगे, लेकिन लास्ट में उनको एहसास होता है कि नहीं मेरा तो रीजनिंग वीक हो गया, मेरा गणित वीक हो गया, छत्तीसगढ़ रिविजन नहीं है और ये हिंदी रिविजन नहीं है, उसमें भिड़ जाते हैं। फिर गया ये। अभी समय क्या है कि यही सबको रटने का समय है ना? ये सबको 4.10 ये रटने का समय है? कंफ्यूज क्यों नहीं होगा इंसान, बताए? 15%, 15.07 है, 15.7 है या 15.07 है। ऐसा ये सब रटने का टाइम है, इसको हल्के में नहीं लेना है। देश का 11% डोलोमाइट हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, भंडारित है। देश का 4.1% हीरा हमारे छत्तीसगढ़ में क्या है, भंडारित है। ठीक है, ये क्या है, इंपॉर्टेंट है। हीरा कहाँ कहाँ मिलता है? हीरा गरियाबंद, बस्तर, है ना? गरियाबंद का मैनपुर वाला क्षेत्र है, वहां मिलता है। सोना कितना प्रतिशत हमारे छत्तीसगढ़ में भंडारण है? 0.84%। ठीक है, चलो ये हुआ, बताओ इसका आंसर। मैं इंपॉर्टेंट क्यों बोला हूं, क्योंकि एग्जाम में पूछा गया है, तो जहां पे इंपॉर्टेंट बोल देता हूं उसको फट से टिक मारा करो। ऑप्शन ए। उत्पादन पूछा है। ठीक है, देखो गलती हो गया था ना अभी। क्लास में गलत कर रहे हो, देख लेना है। उत्पादन पूछा है कि भंडारण पूछा है? ठीक, उत्पादन पूछा है, तो कितना है? हाँ, इस क्वेश्चन को अभी छोड़ देना। ठीक है, देखो ये पुराना क्वेश्चन है ना? पुराने क्वेश्चन के आधार पर इसका आंसर क्या लिया गया है? ये भंडारण है। पहले भंडारण ज्यादा था, अब क्या हो चुका है, कम हो चुका है। खुद को निकाल चुके हैं, तो पहले आंसर इतना लिया गया था। ठीक है, 21.60। ठीक है, लॉ ऐसा क्या था वहां पे? ठीक, 21.60। देखो यहां से क्वेश्चन बनता है ऐसा, ये अगर नोट में नहीं होगा, नोट्स में नहीं होगा तो लिख लो, या तो देखो होगा। छत्तीसगढ़ में कुल खनिज के रॉयल्टी दर। ठीक है, रॉयल्टी दर मतलब क्या होता है? रॉयल्टी दर मतलब उस खनिज के मूल्य कितना है, उसका वैल्यू कितना है ना? इसको क्या बोलते हैं? रॉयल्टी दर बोलते हैं। जैसे कि लॉ एस का क्या होता है, रॉयल्टी दर ज्यादा होता है। अब इसमें यही मुख्य खनिज को देखते हैं ना, जैसे कि यहाँ पर
लौह है, कोयला है, बॉक्साइट, आप ये नहीं बोलोगे सर सोना को भी ले लो, है ना, ये नहीं समझना है। तो क्या लोहे के जो एस होता है और होता है उसको क्या होता है, रॉयल्टी दर ज्यादा होता है, उसको वैल्यू ज्यादा होता है। 1 किलो आप आयरन और ले जाओ और 1 किलो कोयला ले जाओ, किसका वैल्यू ज्यादा रहेगा, आयरन। और वहीं 1 किलो कोयला ले जाओ, 1 किलो बॉक्साइट पत्थर ले जाओ, है कोयला का वैल्यू ज्यादा रहेगा, है ना। वैसे ही आप चूना पत्थर ले जाओ और बॉक्साइट को ले जाओ, फिर चूना पत्थर कोयला ले जाओ, कोयला का ज्यादा रॉयल्टी दर रहता है ना। तो ऐसा ऐसे क्या है, रॉयल्टी दर यहाँ दिया गया है। तो ये रॉयल्टी दर का क्रम है ना। लौह इसका है, कोयला है, फिर बॉक्साइट है, फिर चूना पत्थर, फिर क्या है, डोलोमाइट है। और वैसे भंडारण अगर पूछाएगा, भंडारण एवं उत्पादन का क्रम पूछाएगा तो क्या बोलना है, कोयला सबसे ज्यादा भंडारण है, चूना है, फिर लौह इसका है, फिर बॉक्साइट है। कोयला खदान हमारे छत्तीसगढ़ में ज्यादा है ना, फिर क्या है, चूना, फिर क्या है, लौह है इसका, फिर क्या है, बॉक्साइट, फिर क्या है, टीन है। तो इसमें पूछा क्या गया है हमको, रॉयल्टी दर पूछा गया है। तो क्या रहेगा इसका आंसर, लौह है इसका, फिर क्या है, कोयला, फिर बॉक्साइट, फिर चूना, ऑप्शन सी। ए, ऑप्शन ए। ऑप्शन ए, ठीक। क्या पूछा गया था, भंडारण पूछा है ना, है ना, कोयला, फिर चूना, फिर क्या है, लौह इसका, फिर बॉक्साइट। अब देखो आपको कहां कहां पे कौन कौन सा खनिज मिलता है वो याद रहे या ना रहे, आप याद रखना इसको, ठीक है। ये ऑनलाइन वालों को दिख रहा है क्लियर, ये मैथ, दिख रहा है जी, नो सर, थोड़ा ब्लर है। ठीक है। अब दिखा, यस सर। देखो कोरंडम खनिज एग्जाम में पूछा जाता है, कहाँ कहाँ ज्यादा मिलता है, ठीक है, कहाँ कहाँ मिलेगा, बीजापुर और क्या, सुकमा, ठीक है, इसको अच्छे से याद रख लेना। टीन कहाँ कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा और सुकमा, ठीक, याद रहेगा। आयरन और कहाँ मिलता है, दंतेवाड़ा, नारायणपुर, कांकेर, बालोद और राजनांदगांव। और ये राजनांदगांव का ये कौन सा वाला क्षेत्र है, नहीं मोहला मानपुर वाला, है ना। चलो इसको देखेंगे, है ना, इसको जिला अगर अलग किया गया है तो इसमें दोनों में है कि नहीं देखना है। और यहाँ पर क्या है, कबीरधाम, इसको मैं आपको जिला दर्शन नहीं पढ़ाया हूँ ना, इसीलिए है। यहाँ पर जिला दर्शन में आपको एक बार बताऊंगा कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी जगह है, उसके आधार पर हमको खनिज और पता चल जाता है। तो ये हुआ, तो हमको आयरन और समझ में आया कहाँ कहाँ मिलता है। अब कुछ हमको आयरन और क्या मिलेगा, इतना, ठीक है। कौन कौन सा, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार से इतने जिले हैं जहां पर क्या मिलता है, लौह एस को मिलता है, ठीक है। बॉक्साइट हमको पता है पठारी क्षेत्र में ज्यादा मिलता है, जहां पर पठार रहेगा, प्लेटू रहेगा। जैसे कि यहाँ पर मैन पार्ट है, सरगुजा में क्या है, मैन पार्ट है। जसपुर वाले क्षेत्र में देखेंगे यहाँ पर तो बहुत सारा पार्ट है, क्या क्या पार्ट है, जसपुर पार्ट है ना, हाँ ठीक, ये सब पार्ट प्रदेश है, ठीक है। यहाँ पर पूरा पार्ट प्रदेश है, तो पार्ट प्रदेश में क्या मिलेगा, बॉक्साइट मिलेगा। बॉक्साइट यहाँ पर भी मिलता है, कबीरधाम में बॉक्साइट यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है, यहाँ भी मिलता है। तो कुछ कुछ पठार यहाँ पर भी है जहाँ जहाँ से क्या मिलता है, बॉक्साइट मिलता है, लेकिन सबसे ज्यादा कहाँ मिलता है, वहाँ मिलता है। कोयला पूछा जाएगा तो कहाँ कहाँ मिलता है, रायगढ़, कोरबा, और यहाँ पर चिरमिरी और कोरिया, ठीक है। यहाँ पर सूरजपुर, यहाँ पर बलरामपुर, और यहाँ पर सरगुजा, ठीक। किसको छोड़ देना है, जसपुर को छोड़ देना, ठीक है। ऑप्शन में आ सकता है, अच्छा क्वेश्चन बन सकता है, सिर्फ जसपुर को निकाल दिया जाए, है ना, देख लेना उसको। कोयला वहां मिलता है, हीरा पूछा है तो क्या लेना है, यहाँ मिलता है, ठीक। गार्नेट कहाँ मिलता है, हाँ गरिया मिलता है, ठीक। अच्छा वहाँ क्या था, ग्रेनाइट था क्या, गार्नेट था कि ग्रेनाइट था वहां पर, गौड़ खनिज में है ग्रेनाइट था, हाँ। तो ये गार्नेट ध्यान रखना है ना, वो ग्रेनाइट वो गौड़ खनिज में आता है, बाकी ये मुख्य खनिज के बारे में बात की जा रही है यहाँ पे, ठीक है। तो ये गार्नेट मिलता है और क्या मिलता है,
हीरा मिलता है, हीरा यहाँ पर मिलता है, ठीक है। बस्तर वाले क्षेत्र में भी क्या मिलता है, हीरा मिलता है। फ्लोराइड कहाँ पूछाएगा, मतलब पूछा है कहाँ लेना है, यहाँ लेना है, ठीक है, मोहला मानपुर। ये मोहला मानपुर है कि राजनांदगांव है, इसको देखना पड़ेगा, ठीक है। दोनों अलग हुआ है तो उसको मैं अपडेट नहीं कर पाया हूँ। चलो अब उसका चूना पत्थर पूछाएगा तो बीच वाले क्षेत्र में क्या मिलता है, पूरा चूना पत्थर मिलता है, ठीक है। देख लो कहाँ कहाँ मिलता है, जांजगीर चांपा है, रायगढ़ वाला कुछ क्षेत्र है, सारंगगढ़ वाला कुछ क्षेत्र है, सारंगगढ़ वाला क्षेत्र है, यहाँ पर महासमुंद वाला है, बलौदा बाजार है, यहाँ पर रायपुर है, दुर्ग है ना, बेमेतरा है। बाकी ये पूरे क्षेत्र में क्या मिलता है, चूना पत्थर मिलता है। यहाँ पर भी चूना पत्थर मिलता है, कहाँ, बस्तर में, ठीक है। क्वार्टजाइट कहाँ है, क्वार्टजाइट, अच्छा हाँ ये क्वार्टजाइट देखो ये कहाँ कहाँ है ना, ये हाँ ये रायगढ़ वाले क्षेत्र में है, जांजगीर चांपा है, यहाँ पे बिलासपुर वाला क्षेत्र है, यहाँ पे क्या है, बेमेतरा वाला क्षेत्र है, ठीक है। वहाँ पर क्या मिलता है, डोलोमाइट मिलता है। अच्छा ये क्वार्टजाइट कहाँ का मिलता है, यहाँ, ठीक है। डोलोमाइट में ये है और क्वार्टजाइट में क्या है, ये है रायगढ़, और ये वाला क्षेत्र महासमुंद वाला क्षेत्र है, सारंगगढ़ बिलाईगढ़ सॉरी महासमुंद वाला क्षेत्र है ये, और यहाँ पर क्या रहेगा, बेमेतरा और दुर्ग रहेगा क्वार्टजाइट में। अब हाँ बस्तर में भी हो, ठीक है, सर्कल कर दिए हम ब्लू कलर में। अब यहाँ पर वही चीज डिटेल में लिखा गया है, कहाँ कहाँ पे क्या क्या मिलता है वो यहाँ लिखा हुआ है। अब इसमें जो इंपॉर्टेंट है उसको मैं आपको समझा दे रहा हूँ। जैसे रायपुर में क्या मिलेगा, चूना पत्थर, ठीक है। बलौदा बाजार में क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट भी मिलेगा, स्वर्ण ऐसे भी मिलता है। सोना खान वाला क्षेत्र है ना, सोना खान पढ़े है ना, वहां पर क्या मिलता है, स्वर्ण ऐसे। गरियाबंद में क्या देखें, गार्नेट देखें, हीरा देखें, अलेक्जेंड्राइट भी मिलता है, ठीक है। उतना इंपॉर्टेंट लेकिन फिर भी याद रख लेना। दुर्ग में क्या क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, मोल्डिंग सैंड मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा, ठीक है, दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। बालोद में क्या मिलेगा, लौह एस्क मिलेगा, ठीक है। बेमेतरा में क्या मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा। राजनांदगांव में चूना पत्थर है, लौह एस्क है, फ्लोराइट है, क्ले है, क्वार्ट्ज है, सिलिका है ना, बाकी वो सब है। बाकी ये तीन को याद रखना। कबीरधाम में क्या मिलेगा, बॉक्साइट, चूना पत्थर, लौह एस्क। धमतरी में क्या मिलेगा, धमतरी खनिज के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, छोड़ दो उसको। महासमुंद में क्या मिलेगा, स्वर्ण एस्क मिलेगा, और कुछ मात्रा में लौह एस्क भी है, ठीक है। कुछ कुछ जगह है उस साइड में बताया था आप लोगों को, धारी डोंगरी, धनारी डोंगरी, क्या बताया था उस पहाड़ी के आसपास में, दो तीन जगह बताया था, देख लेना जिला दर्शन में। जगदलपुर में क्या, चूना पत्थर, डोलोमाइट, बॉक्साइट, क्वार्टजाइट, ये सब रहेगा। नारायणपुर में क्या, लौह एस्क। कांकेर में क्या, हाँ बॉक्साइट है और आयरन और भी मिलता है, यहाँ पर नहीं लिखा हुआ है। कोंडागांव में क्या, बॉक्साइट है ना, बॉक्साइट को याद रखना कोंडागांव के लिए। दंतेवाड़ा में क्या, लौह एस्क मिलेगा और क्या मिलेगा, टीन एस्क मिलेगा, ठीक है। बीजापुर में क्या रहेगा, कोरंडम है ना, और एक सुकमा में भी क्या रहेगा, कोरंडम। एक कोरंडम दोनों के लिए याद रखना, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है। टीन एस्क के लिए दो जिला में बताया था, कौन कौन सा, दंतेवाड़ा और सुकमा। टीन बताया था दंतेवाड़ा और सुकमा में, था कि नहीं। और कोरंडम बताया था कहाँ, बीजापुर और सुकमा में। बिलासपुर में चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। मुंगेरी में चूना पत्थर, क्वार्टजाइट मिलेगा। जांजगीर चांपा में चूना पत्थर मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा। डोलोमाइट पत्थर देखें क्या काम आता है डोलोमाइट, अभी बता रहा हूँ, ठीक है। कोरबा क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। माइका भी मिलेगा, माइका जानते हैं ना, ठीक। फायर क्ले मिलेगा। सरगुजा में कोयला, बॉक्साइट ये सब मिलेगा। सूरजपुर में कोयला मिलेगा, बलरामपुर में कोयला मिलेगा, ये सब जगह कोयला कोयला देखे ना। कोरिया में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। रायगढ़ में क्या मिलेगा, कोयला मिलेगा। और क्या मिलेगा, डोलोमाइट मिलेगा, चूना पत्थर मिलेगा, क्वार्टजाइट मिलेगा। जसपुर में क्या मिलेगा, स्वर्ण एस्क मिलेगा। मैनी नदी पढ़ेगा ना, ईव नदी की सहायक नदी मैनी नदी, उसमें क्या मिलता है, सोना मिलता है। समझ आया कि नहीं आया, ये आपका प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, ठीक है। प्रीलिम्स 2023 का क्वेश्चन है, इसमें ऐसा क्वेश्चन पूछा गया था और इसका आंसर भी दिया हुआ है। कोरंडम बीजापुर, और कहा, सुकमा, ठीक है। स्वर्ण बलौदा बाजार, ठीक है। सोना खान वाला क्षेत्र, हीरा मैनपुर, कहाँ है ये, गरियाबंद में है, ठीक है।
एलेक्जेंड्राइट देवभोग, ये कहाँ है? ये भी गरियाबंद में है, ठीक, गरियाबंद में। तो हमको अगर एक दो ठो पता है तो बन जाएगा, कोरंडम बीजापुर, और अगर हीरा पता है मैनपुर, ये दो ही पता है तो हम आराम से निकाल देंगे। वैसे आसान क्वेश्चन था ये। चलो इसको बनाओ आप लोग। हो गया, बताओ। ऑप्शन बी देखो, जो जो बनता है उसको बनाओ। कोयला कहाँ कहाँ मिलेगा? कोरबा, रायगढ़, सूरजपुर और कोरिया, ठीक। आंसर मिला क्या? डी का 1, डी का मिलेगा आंसर। देखना ही नहीं आगे भी, है ना, आगे बना सकते हो आप। चूना पत्थर बताओ। ठीक है, चूना पत्थर तो बिलासपुर मिलता है, ठीक है, बेमेतरम भी मिलता है। सुकमा और बस्तर का पता नहीं, देखें कि नहीं देखें, लेकिन हो सकता है होगा। ठीक है, सी का 2 आ रहा है ना, ठीक है, हाँ बस्तर में होगा ना, लेकिन हाँ ठीक है, बस्तर में था। बॉक्साइट का पाट प्रदेश वाला क्षेत्र में मिलेगा ना, एल्युमिनियम बनता है ना बॉक्साइट से। पाट प्रदेश जहाँ पर कुछ पठार रहेगा, देख लो कहाँ कहाँ पठार है। जसपुर पाट, ठीक है, ऑप्शन ऐसे। अब बचा क्या? ग्रेनाइट। बताओ, इधर आसान क्वेश्चन है, फटाफट बताते जाओ। किस स्थान में लौह एस्क के सर्वाधिक भंडार है? बेलाडीला में, है ना, बेलाडीला पहाड़ी आयरन और ज्यादा मिलता है। 1/5 भाग, है ना, लगभग 21% के आसपास था ना। कितना ही है? चूना पत्थर का देश के खनिज मूल्य में योगदान कितना? 11.69, ठीक। इसको बताओ। एसीएफ 2021 में पूछा गया था क्वेश्चन। दोनों सही है, ठीक है। भारत में कुल खनिज का उत्पादन, हाँ 15.07 छत्तीसगढ़ से प्राप्त, मतलब खनिज उत्पादन का 15.07% छत्तीसगढ़ से प्राप्त होता है। खनिज भारत के कुल कोयले के उत्पादन में 19.76% के साथ छत्तीसगढ़ का प्रथम स्थान, ठीक है, ये भी दोनों सत्य है। अच्छा, छत्तीसगढ़ का कोयले उत्पादन में कौन सा स्थान है, लौह उत्पादन में कौन सा स्थान, इसको मैं किसी और क्लास में आपको बताऊंगा ना, उसका मेरे को एक मतलब एग्जैक्ट डेटा नहीं मिल रहा है, इसको बताओ क्या है ये? छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन की परियोजना नहीं है, ठीक है, इसको समझाता हूँ अभी आपको। देखो इसका ना ट्रिक है, लौह को बाटी, इसका ट्रिक है ये। क्या है ये? लौह को बाटी। अब लौह को बाटी मतलब क्या होता है, देखो ये दिया हुआ है आपके नोट्स में। छत्तीसगढ़ मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन मतलब कि सीएमडीसी के द्वारा कुछ प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, ठीक, कुछ क्या किया जा रहा है, कुछ परियोजना चलाई जा रही है। इस परियोजना के तहत ये 5 प्रकार के खनिज है जिसका क्या होता है, खनन होता है, जिसमें लौह खनिज है, लोहे का माटी सुने हो ना, लौह को बाटी याद रखना। लोहा रहेगा, देखो लोहा है ना, को से क्या रहेगा, कोरंडम रहेगा, और क्या रहेगा, कोल रहेगा, ठीक है। अब बाटी से, बांस से क्या रहेगा, बॉक्साइट रहेगा, और टी से क्या रहेगा, टीन रहेगा। तो ये सीएमडीसी द्वारा ये जो लौह को बाटी है, इन सब के लिए क्या किया जा रहा है, परियोजना चलाई जा रही है। सीएमडीसी के बारे में थोड़ा सा देख लेना। 7 जून 2001 को इसकी स्थापना किया गया था, मतलब इसे गठन किया गया था। मुख्यालय कहाँ है? रायपुर में है, ठीक। कहाँ है ये मुख्यालय? रायपुर में है। इसका उद्देश्य क्या है? खनिजों का दोहन व विकास करके विकास को बढ़ावा देना, ठीक, लिखा हुआ है, हाईलाइट बस कर दो उसमें।
एक मिनट का SCL का लिखा हुआ है बिलासपुर। चलो हो गया। NMDC देख लेना, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। बैलाडीला में जो लौह अयस्क का उत्पादन होता है ना, मतलब वो जो खनन किया जाता है किसके द्वारा किया जाता है? NMDC के द्वारा। ठीक है, ये छत्तीसगढ़ का है और वो किसका है? नेशनल है। ठीक है, मतलब भारत का है, नेशनल मिनरल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है। इसका मुख्यालय कहाँ है? हैदराबाद में। उप मुख्यालय कहाँ है? दंतेवाड़ा में। ठीक है, किसका उत्पादन करता है ये? लौह अयस्क का उत्पादन होता है। साउथ ईस्ट कोलफील्ड लिमिटेड SCL, इसका मुख्यालय पूछा है कहाँ बोलना है? बिलासपुर में। इसका उप मुख्यालय कहाँ है? विश्रामपुर। ठीक है, सूरजपुर में है विश्रामपुर, तहसील है जहाँ पर इसका उप मुख्यालय है। छत्तीसगढ़ में कोयले का उत्पादन किया जाता है। चलो ठीक है ना, इतना काफी है आज के लिए। और क्या क्या बचा है देख लो। अच्छा, ये लिखा है कि नहीं? देखो नोट्स में आप लोगों को लिखा है ना, इसको अच्छे से पढ़ लेना। क्वेश्चन पूछा गया था, टीन का पूछा गया था। कैसे टी राइट, ये किसका और है? टीन का है ना, किसका एस का है तो किसका है? ये टीन का है। ये क्वेश्चन पूछा गया था। इसी प्रकार से आपको पता होना चाहिए, बॉक्साइड बहुत बार पढ़ता है ना, ये किसका है? एल्यूमिनियम का है। कोरंडम पढ़े अभी है ना, बीजापुर और सुकमा में, किसका है ये? एल्यूमिनियम का। उसके बाद क्रायोलाइटर का है फेल्सपार। वो दोनों उतना इंपॉर्टेंट नहीं, लेकिन फिर भी याद रखना। कैल्साइट कैल्शियम है ना, कैल्शियम का है। मैग्नीशियम के लिए क्या है? डोलोमाइट। डोलोमाइट पड़ता है ना, डोलोमाइट पत्थर, किसका एस का है? वो मैग्नीशियम का है। आयरन का याद रखना, मैग्नेटाइट, हेमेटाइट, लिमोनाइट और सिडेराइट। हमारे छत्तीसगढ़ में या फिर हमारे भारत में कौन सा प्रकार का मिलता है? हेमेटाइट नाम, मतलब हेमेटाइट प्रकार का मिलता है, लौह अयस्क मिलता है। इनमें परसेंटेज ऑफ आयरन दिया हुआ है, उसको भी पढ़ लेना, याद रखना। साइंस वाले क्वेश्चन, मतलब साइंस में आ जाता है कभी कभार यहाँ से क्वेश्चन। चलो ठीक है, अगले क्लास में जो बचा हुआ है उसको हल्का फुल्का और देख लेंगे, फिर खत्म हो जाएगा ये। अब ज़्यादा कुछ नहीं बचा है।